बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मौलाना कल्बे सादिक को लखनऊ के इमाम बाड़ा गफरान बाब में सुपर्द खाक कर दिया गया। हज़ारों लोगों ने गमनाक आंखों से मौलाना को अलविदा कहा। मौत ने एक ऐसी शख्सियत को हमसे छीन लिया जिसने हमेशा तालीम, एतदाल, फ़र्क़ा वाराना हम आहंगी, शिया सुन्नी इत्तेहाद और एक अच्छे शहरी बनने पर जोर दिया। तवील अलालत के बाद मौलाना ने इस दारफ़ानी को अलविदा कहा, मगर मौलाना की बातें और नसीहतें हमेशा उनकी याद ताज़ा कराती रहेंगी। पेश रिपोर्ट। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनके रुखसत हो जाने से उनकी कमी हमेशा महसूस की जाती है। उनके खला को पुर करना आसान नहीं होता। मुमताज़ आलिम दीन मौलाना डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक का भी शुमार ऐसे ही लोगों में होता है जो मंगल को देर रात दुनियाए फ़ानी से रुखसत हो गए और आज 11:30 बजे लखनऊ के यूनिटी कॉलेज में मौलाना कल्बे सादिक की नमाज़ जनाजा अदा की गई। वहीं बाद नमाज़े ज़ोहर लखनऊ के इमाम बाड़ा गफरान बाब ने उन्हें सुपर्द खाक किया गया, जहाँ नम आँखों से मौलाना कल्बे सादिक को विदा किया गया। हर की जुबान पर मौलाना कल्बे सादिक की हयात अफरोज शख्सियत और खुसूसियात का जिक्र था। हज़रत मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से जो खिदमत अंजाम दी हैं उससे पूरा मुल्क वाकिफ़ है। और फिर अपने शहर लखनऊ में शिया सुन्नी इत्तेहाद हो या कौमी यकजहती का परचम वो हमेशा लेके चले और एजुकेशन के लिए और तालीम के लिए जो उनकी खिदमत हैं उसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मैं बहुत ही हमारा समाज, हमारा परिवार सदमे में है इस वक्त। और मौलाना साहब ही वाज ए मूविंग यूनिवर्सिटी, वो चलते फिरते विश्वविद्यालय थे और जिस तरीके से उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया तो उनको वाकई सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके जितने मानने वाले लोग हैं वो 2-2, 3-3 बच्चियों का अगर बेड़ा उठाएं उनकी पढ़ाई का, तो ये मेरे ख्याल से ये उनके लिए खिराज अकीदत से अच्छी कुछ नहीं हो सकती। देखिए, उनका इंतकाल सिर्फ किसी फ़िरक़े या मसलक या मिल्लत का नहीं का ही है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो है वो मुल्क का है, क्योंकि जो भी हालात पैदा होते थे, जो भी इस तरह के वाक़यात होते थे जो बहुत ही नेगेटिव होते थे, उसमें सबसे ज़्यादा सुलझी हुई बात वो हमेशा कहते थे। या तो फिर मौला अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि यतीम वो नहीं है कि जिसका बाप मर जाए, बल्कि यतीम वो है कि जिसका उस्ताद आज मर जाए। और फिर उसके बाद में रिवायत और आगे बढ़ती है कि मौतुल आलिम मौतुल आलम, कि आलिम की मौत दुनिया की मौत है। यकीनन आज हमारे खानवादे की बुजुर्ग शख्सियत इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन सिर्फ हमारे खानवादे का नुकसान नहीं है बल्कि ये पूरी इंसानियत का नुकसान है। बस एक बात हम कहना चाहेंगे, जैसे वो घर में थे वैसे ही बाहर थे, कोई उनमें डिफरेंस नहीं था, कोई अंतर नहीं था। जो वो बाहर थे वो घर के अंदर थे और मुनाफिकत से बिल्कुल दूर थे। कल्बे सादिक साहब ने कहा, बेटा 3 चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना, एक वक्त की पाबंदी, दूसरे एजुकेशन तालीम, तीसरे हेल्थ। जिन कौमों की सेहत अच्छी होती है, तालीम याफ्ता होती हैं और वक्त की पाबंद होती हैं, वो कौमें तरक्की करती हैं। मौलाना कल्बे सादिक की रहलत पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने ट्वीट करके मौलाना कल्बे सादिक की रहलत पर दुख का इजहार किया। पीएम मोदी ने लिखा कि मौलाना कल्बे सादिक ने समाजी हम आहंगी और इत्तेहाद के लिए काबिल सताइश काम किया है। वहीं मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने मौलाना को इंसानी इक़दार, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और अख़ुव्वत की मजबूत आवाज़ बताया। मौलाना कल्बे सादिक मुसलमानों की तमाम दीनी जमातों की खिदमात को क़द्र तहसीन की निगाह से देखते थे। ख़ास तौर पर मौलाना कल्बे सादिक ने लड़कियों की तालीम को ख़ास तौर पर अहमियत दी थी। हमेशा उन पर इल्म के ऊपर जोर रहता था कि बच्चियां तालीम हासिल करें
اور وہ یہ کہتے تھے قوم کی فلاحیت، کسی بھی قوم کی فلاحیت علم حاصل کرنے سے، تو وہ ہمیشہ اس پر زور دیتے تھے۔ مولانا ملت کا درد رکھنے والے، بہت بے باک اور اس کے مسائل حل کرنے میں پیش رہتے تھے۔ مولانا قلب صادق جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں صدیوں تک یاد کیے جاتے ہیں۔ ہوگا کسی فلک پہ وہ خورشید جلوہ گر، کہتے ہیں آفتاب کبھی ڈوبتا نہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ معروف عالم دین، مفکر قوم، ماہر تعلیم اور سماجی خدمتگار مولانا قلب صادق کے انتقال سے ملنی سماجی اور ادبی حلقوں میں غم کا ماحول ہے۔ مولانا قلب صادق کی رحلت پر سیاسی، سماجی اور ادبی شخصیات نے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اسے قوم و ملت اور سماج کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔ انٹرنیشنل لیول پر ایسا آدمی تھے وہ کہ جنہوں نے مسلکوں کی آواز اٹھائی، بچیوں کی تعلیم کے لیے انہوں نے پوری زندگی تبلیغ کی۔ بہت بڑا نقصان پورے کنٹری کو ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ کچھ شخصیت ایسی ہوتی ہیں جن کا جو پر کرنا، جن کی جگہ کو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ قلب صادق صاحب حقیقت میں ایک بین الاقوامی سطح کے عالم تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے وہ کسی قوم یا ذات یا مذہب سے اٹھ کر وہ ایک انسانیت کے پجاری تھے۔ مولانا قلب صادق صاحب ایک برگزیدہ شخصیت میں تھے، اور ان کے ایک ایک لفظ نکلا، زبان سے نکلا ہوا، وہ تاریخ بن جاتا تھا۔ میں کسی مولوی سے یا کسی اس سے کبھی متاثر ہوا ہوں، وہ صرف قلب صادق صاحب تھے۔ معروف عالم دین اور مفکر قوم ڈاکٹر قلب صادق کے انتقال پر میرٹھ کے منصبیہ عربی کالج میں ایک تعزیتی جلسے کا انعقاد کیا گیا اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید کی تلاوت اور دعائے مغفرت کی گئی۔ میرٹھ میں منصبیہ عربی کالج کے اساتذہ اور علماء کرام نے مولانا ڈاکٹر قلب صادق کی قوم اور ملت کے لیے خدمات کو یاد کرتے ہوئے مولانا کے پسماندگان کو پرسا دیا۔ صادق صاحب کو مرحوم کہتے ہوئے آنکھوں میں آنسو اور دل بڑا پریشان ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں اور ہماری قوم کے بیچ میں اور ملک میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ان کے انتقال کا جب ہمیں پتہ چلا تو اس کے بعد یہاں پہ سوگ کا ماحول منصبیہ میں صبح سے تھا، اور صبح سے قرآن خوانی یہاں پر ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں۔ وہ ایک مجاہد تھے، انہوں نے ایک روحانیت کو، مولویت کو اور اپنی شان کو اس منزل پہ، ارتقائی منزلوں تک پہنچایا کہ جہاں ہر مولوی کے لیے باعث عبرت ہے کہ وہ مسجدوں سے، مصلوں سے اور امام بارگاہوں سے بھی بڑھ کے قوم کی خدمت کر سکتا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نائب صدر اور ممتاز عالم دین مولانا قلب صادق کے انتقال پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی گہرے رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ وائس چانسلر ایم یو پروفیسر طارق منصور نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وہیں شعبہ عربی کے صدر پروفیسر فیضان احمد نے مولانا قلب صادق کو سر سید احمد خان کے تعلیمی مشن کا سچا امین قرار دیا۔ علی برادری ان کے انتقال پر غمزدہ ہے، جس نے سر سید تحریک کا سچا امین کھو دیا ہے۔ مولانا ہونہار طلبہ میں سے تھے، اور خود استاد محترم مختار الدین احمد کو ان کے اوپر فخر تھا۔ مولانا کا انتقال جو ہے ملت اسلامیہ اور ہمارے ملک ہندوستان کا بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ ملت کے وہ ایک فرد تھے اور ہمارے ملک کے ان علماء میں سے تھے جو کہ ہمیشہ تمام مذاہب اور تمام مسالک کے درمیان اتحاد و اتفاق کے لیے کوشش کرتے رہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا پرسنل نقصان ہوا ہے۔ ہمارے بہت ہی پرومیننٹ علیگ تھے، اسکالر تھے، اسلامک ریفارمر، ایجوکیشنلسٹ، فلانتھروپسٹ، اور صحیح معنوں میں یونٹی کے علمبردار تھے، کوہیسو گروتھ کے علمبردار تھے، اور ان کا جانا، ہم سے رخصت ہونا بہت بڑی خلا چھوڑ کے جائے گا۔ مولانا کے انتقال کے ساتھ ہی شہر عزاداری پر ایک بار پھر رنج و الم کے بادل چھا گئے ہیں۔ قوم و ملت، زبان و ادب، علم و حکمت اور عالم انسانیت کے اس ناقابل تلافی نقصان سے ایسا خلا پیدا ہوا ہے جسے کبھی پر نہیں کیا جا سکے گا۔
معروف عالم دین مفکر اسلام ڈاکٹر کلب صادق نے طویل علالت کے بعد لکھنؤ میں داعی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ مولانا کے انتقال کے ساتھ ہی شہر عزاداری پر ایک بار پھر رنج و الم کے بادل چھا گئے ہیں۔ قوم و ملت، زبان و ادب، علم و حکمت اور عالمی انسانیت کے اس ناقابل تلافی نقصان سے ایسا خلا پیدا ہوا ہے جسے کبھی پر نہیں کیا جا سکے گا۔ مولانا کی رحلت صرف ہندوستان کا ہی نہیں بلکہ عالم انسانیت کا نقصان ہے۔ مولانا نے اپنی 81 سالہ زندگی کے دوران کارزار حیات میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں انہیں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ مولانا کلب صادق نے 22 جون 1939 کو لکھنؤ کے ایک نہایت معتبر خانوادے میں آنکھ کھولی۔ آپ کے والد مولانا سید کلب حسین اپنے عہد کے اہم عالم، ذاکر اور مجتہد ہونے کے ساتھ ساتھ مسلح قوم بھی تھے۔ مولانا کلب صادق کی ابتدائی تعلیم لکھنؤ کے تاریخ ساز علمی ادارے سلطان المدارس میں ہوئی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آپ نے گریجویشن کیا اور وہیں سے عربی میں پوسٹ گریجویشن کی ڈگری حاصل کر کے لکھنؤ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی اور اپنی زندگی تعلیمی اور دینی حوالوں سے خدمت خلق کے لیے وقف کر دی۔ یوں تو مولانا کا تعلق ایک شیعہ گھرانے سے تھا، آپ خاندان اتحاد کے ایک روشن چراغ تھے، لیکن مولانا کلب صادق کسی ایک مذہبی گھرانے، طبقے، مسلک، مکتب اور نظریے کے رہنما نہیں بلکہ عالم انسانیت کے رہنما تھے۔ تعلیم کی فراہمی و فروغ ان کی زندگی کا مشن تھا۔ غریب پروری اور مظلوم نوازی ان کے خون میں شامل تھی۔ وہ قومی اتحاد کی ایک روشن علامت تھے، حب الوطنی کا ایک استعارہ تھے اور جمہوری و دستوری قدروں کے پاسدار اور شریعت اسلامی کے امین و محافظ تھے۔ آپ تعلیمی و سماجی خدمات کے باب میں تاریخ رقم کرنے والی تنظیم توحید المسلمین کے بانی اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر ہونے کے ساتھ ساتھ کئی ایسی تعلیمی، سماجی اور ملی مذہبی تنظیموں سے منسلک تھے جن کا مقصد انسانیت کی بقا، تعلیمی فروغ اور قومی اتحاد رہا ہے۔ مولانا کلب صادق نے ایک مفکر، مفسر، مبلغ، ذاکر، عالم اور حکیم امت کی حیثیت سے صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ 20 سے زیادہ ممالک میں اپنی خدمات پیش کی اور ایک ایسی ممتاز و معتبر شناخت قائم کی جو انہیں علماء اور دانشوروں کے مابین ممتاز مقام عطا کرتی ہے۔ یونٹی اسکول، میڈیکل کالج، یتیم خانے اور کتب خانے کی تعمیر، میر انیس کے مزار کی استر نو تعمیر، امام باڑہ غفران مآب کی تعمیر نو اور لکھنؤ کے قرب و جوار میں غریب بچوں کی تعلیم کے لیے 20 تعلیمی اداروں اور تربیتی مراکز کا قیام یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ مولانا کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں جو عوامی و تعلیمی خدمت کے بغیر گزرا ہو۔ مولانا کی شخصیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ تمام مذاہب و مکاتب کے لوگوں میں یکساں مقبولیت کے حامل تھے۔ مولانا کلب صادق کے انتقال پر صرف شیعہ طبقے کے ہی نہیں بلکہ ہر طبقے، ہر مذہب اور مکتب سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ دیدہ ہیں۔ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور جب وہ رخصت ہو جاتے ہیں تو صدیوں تک یاد کیے جاتے ہیں۔ نیوز 18 اردو کے لیے لکھنؤ سے طارق قمر کی رپورٹ۔ یو پی میں تبدیلی مذہب اور مبینہ لو جہاد کے خلاف آرڈیننس کو منظوری دینے پر مسلم قانون دانوں نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ قانون دانوں کا کہنا ہے کہ مذہبی اور ذاتی آزادی آئین کے بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آئین میں دیے گئے حقوق کے مطابق ملک کا کوئی بھی شہری اپنی پسند کی شادی اور مذہب کا انتخاب کر سکتا ہے۔ مسلم معاملوں کے معروف قانون دان سید نسیم احمد کا کہنا ہے کہ یوگی حکومت کی طرف سے نافذ کردہ نیا قانون سپریم کورٹ اور الہ آباد ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلوں کے خلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حال ہی میں کشی نگر کے سلامت انصاری اور پرینکا کھروار کی شادی کے حق میں دیا گیا الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اس کی تازہ مثال ہے۔ علی اور پرینکا کھروار اور عالیہ کے معاملے میں ماننی اچ نیالے نے ایک اہم فیصلہ دیا ہے، جبکہ اس وقت لو جہاد کا معاملہ پورے زور شور سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اس وقت کورٹ کا یہ فیصلہ ایک اہم فیصلہ ہے جس میں کورٹ نے کہا ہے کہ دو ویکتی وہ کسی بھی دھرم، کسی سمپردائے، کسی جاتی کے ہوں اور وہ بالغ ہیں تو آرٹیکل 21 کے انوسار وہ ان کو ایک ساتھ رہنے کا ادھیکار ہے، وہ بھلے ہی دونوں ایک ہی شخص کے کیوں نہ ہوں، اور ان کے اس رہنے کی پرکریا میں کسی بھی سرکار یا پریوار کو یا کسی سماج کو دخل دینے کا ادھیکار نہیں ہے۔ اگر کوئی اس میں دخل دیتا ہے تو یہ نجتا کے ادھیکاروں کا مبینہ لو جہاد کے خلاف قانون بنانے کا مطالبہ کرنے والی اکھل بھارتیہ اکھاڑا پریشد نے لو جہاد کے خلاف قانون بنائے جانے پر یوگی حکومت کی جم کر تعریف کی۔ اکھل بھارتیہ اکھاڑا پریشد کا کہنا ہے کہ لو جہاد پر روک لگانے کے لیے سادھو سنت طویل عرصے سے قانون بنائے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے،
अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि लव जिहाद के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में मुल्क की दीगर रियासतों में भी इसके खिलाफ कानून बनाने की ज़रूरत है। वाज़ेह है कि 2 नवंबर को इलाहाबाद में होने वाली अखाड़ा परिषद की मजलिस आमला की हंगामी मीटिंग में योगी हुकूमत से लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने का मुतालबा किया गया था। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की पूरी कैबिनेट को बधाई और इस फैसले का पूरा संत समाज भूरी प्रशंसा भी कर रहा है, स्वागत भी कर रहा है। ऐसा कानून हर प्रांत में बन जाए तो लव जिहाद और धर्म परिवर्तन कतई नहीं हो। इसलिए आज से उत्तर प्रदेश में कानून बन गया है। अब लव जिहादियों की खैर नहीं और जो धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराते हैं वो जेल जाएंगे। इसलिए इस कानून का सभी सनातन धर्म के मानने वाले या सभी संत समाज हृदय से स्वागत अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने हुक्म दिया कि जिन 6 शहरों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं वहां के बाजारों और भीड़ वाले इलाकों की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाए। लोगों ने मास्क का इस्तेमाल भी कम कर दिया है। कानपुर में हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। इसमें बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है तो प्रदेश के 6 शहरों में ये आदेश दिए गए हैं कि ड्रोन से निगरानी की जाए ऐसे इलाकों की जहां पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है या जहां पर कई बाज़ारें लगती हैं और वहां पर लोग मास्क का पालन कर रहे हैं या कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं या नहीं। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय एक व्यस्त चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो कुछ लोग तो मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन अगर कुछ लोगों की बात की जाए तो वो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका सख्ती से पालन कराने का अमल में लाना होगा, तब जाकर इस पर रोकथाम लगेगी। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने अब जब ये आदेश दिए हैं तो जिला इंतज़ामिया को इस पर कड़ाई से पालन कराना होगा और ऐसे क्षेत्रों में 24 घंटे ड्रोन से निगरानी करानी होगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क में 2 लोगों के झगड़े में गिरफ्तार किए गए मुलजिम को भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान असेंबली थाने से छुड़ा कर ले गए। बाद में पुलिस ने मुलजमान के जरिए पुलिस के साथ मारपीट किए जाने का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया है। थाना के तहत किसी बात पर 2 लोग आपस में झगड़े थे और पुलिस के साथ भी मारपीट की थी, जिस पर पुलिस मुलजमान को थाना लेकर आई थी, लेकिन देर रात बीजेपी के 3 मेंबरान असेंबली संजीव राजा, अनिल पराशर और ठाकुर रघुवेंद्र पाल सिंह थाना पहुंचे और मुलजिम को छुड़ाकर ले गए। एसएसपी अलीगढ़ मुनिराज जी ने बताया कि थाने में हुई सुलह के बाद मुलजिम को मेंबरान असेंबली ले गए थे। वहीं बाद में मालूम चला कि मुलजमान ने पुलिस के साथ मारपीट की है तो इसका मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही पूरे मामले से आला अफसरान को बेखबर रखने पर थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया है। तो पार्टी जो पुलिस ले आया था और साथ साथ जो कंप्लेंट किया था उनको भी आपस में उन्होंने जो भी पंचायत किया है होगा, बाद में उन्होंने राजीनामा करके दोनों पार्टी के वापस थाना से ले चले गया था। इस मामला में जो कल रात घटना हुआ है वो तो लोकल एसएचओ है गांधी पार्क थाना का, उसने किसी वरिष्ठ अधिकारी के भी उस पूरा घटना के बारे में संज्ञान में नहीं लिया है और उसने सही तरीके हैंडल नहीं किया है, इसलिए उसको मैंने लाइन हाजिर कराया। अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हालिया मामला अलीगढ़ के थाना सासनी गेट के ब्राह्मणपुरी का है, जहां घर में सफाई कर रही खातून से बदमाश सोने की अंगूठी और 50,000 रुपए लूट कर ले गए। घनी आबादी में घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम देने से सभी हैरान हैं। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की। सर्कल ऑफिसर अनिल समानिया ने बताया कि हम तमाम पहलुओं पर तफ्तीश कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं। पोछा लगा के नहीं मैं अंदर आई हूँ वाइब्रेशन पे, तो इतनी देर में तो मुँह बीच के नहीं है, मुझे नहीं पता सेब के पैसे मांग रहे थे और सीधे सेब पे गए हैं और पैसे निकाल के नहीं है, वो चले हैं जब मैं भागी हूँ बाहर। ब्राह्मणपुरी में एक महिला अपने घर में पोछा लगा रही थी, उसके दोनों बेटे बाहर थे, जॉब करते हैं, तो पीछे से 2 लड़के आए और लॉकर खुला हुआ था, उसमें उसके 50,000 रुपये रखे हुए थे, वो लेकर वो चले गए। अलीगढ़ के एक कपड़ा कारोबारी के गोदाम में देर रात आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। आग लगने का सबब अभी मालूम नहीं हो सका है। देर रात अचानक थाना गांधी पार्क के इलाके मीनाक्षी पुल के पास बने साड़ी के गोदाम में आग लगने की इत्तला पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग पर काफी देर में काबू पाया जा सका।
सर्कल ऑफिसर ने बताया कि इब्तदाई जांच में शॉर्ट सर्किट आग का सबब लग रहा है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं नुकसान का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ये 3 मंजिला गोदाम था जिसमें आग लगी। बिहार अक़लियती कमीशन ने वैशाली के मामले पर जहां फौरी तौर पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है, वहीं महलूका के अहल खाना को 10 लाख का मुआवजा देने की अपील की है। अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि किसी भी हाल में मुलजिमीन को सज़ा दिलाई जाएगी। कमीशन ने महलूका के अहल खाना को सिक्योरिटी फराहम करने की अपील की। गुलनाज के केस में जैसे ही खबर हम लोग के यहाँ आती है तो हम लोग को कोई किसी ने खबर किया नहीं, वो खबर हमको अखबार से आती है तो उसी को हम ले लेते हैं। तो अखबार में ये वाक़या था और 9 तारीख को हमने चिट्ठी लिखी एसपी को कि भाई एसपी को दिया कि साहब इस मामले को इतना हीनियस क्राइम हुआ है और क्या पोजीशन है रियल, वो हमको आप भेजिए इमीडिएट, और अरेस्ट हुआ है कि नहीं। एसपी ने एसआईटी का गठन किया और 2 जो है सो एक तो गिरफ्तार उन्होंने उसी दिन कर लिया और चंदन कुमार को, और दूसरा था सतीश यादव, तीनों यादव थे उनको, तो 2 को तो एक से सरेंडर कर दिया एसआईटी के यहाँ। उसके बाद में तीसरा जो है फिरार था। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के कौमी सदर डॉक्टर एजाज अली ने मुस्लिम वजीर के मुतालबे को खारिज करते हुए कहा कि मुस्लिम वजीर बना देने से मुसलमानों के मसले का हल नहीं हो जाता। डॉक्टर एजाज के मुताबिक नीतीश कुमार एक संजीदा सियासतदान हैं और उन्हें अक़लियतों के बुनियादी मसले को हल करने पर गौर करना चाहिए। डॉक्टर एजाज ने कहा कि दलित मुसलमान हाशिए पर हैं और ये हालत लगातार कई दहाइयों से एक जैसी है। प्रेजेंटेशंस या बड़े बड़े ओहदे पर प्रेजेंटेशन से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आम मुसलमानों की आबादी है उसकी तालीमी और इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर किया जाए। उसके लिए जो स्कीम बने, जो उसके लिए कानून हैं, उसको सख्ती से लागू किया जाए ताकि बड़ी आबादी मेन स्ट्रीम आ सके। वरना जब आप देखेंगे तो चुनाव का वक्त आएगा, कितना टिकट मिला कि नहीं मिला, कितने एमएलए जीते कि नहीं जीते, कितने मिनिस्टर बने कि नहीं बने, लेकिन मुसलमानों की बड़ी आबादी जो आज बीपीएल लेवल्स नीचे है, जिसकी तालीमी हालत आप समझ सकते हैं क्या है, इक़्तिसादी हालत क्या है उसकी आप समझ सकते हैं, और वो हाशिए पे पड़े हुए हैं, मेन स्ट्रीम से बाहर है, 70 वर्ष गुजर गए हैं, तो उस पर बात नहीं होती है। बिहार हुकूमत की जानिब से मुस्लिम नुमाइंदगी को ठंडे बस्ते में डालने की कार्रवाई पर अक़लियती तंजीमों ने नाराज़गी का इजहार किया है। उधर जेडीयू के मुस्लिम लीडर भी इस सवाल पर बचने की कोशिश करते रहे हैं। हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने जेडीयू एमएलसी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी से बातचीत की। आप देखिए बातचीत, हमें दीजिए इजाज़त, आदाब। अब सबसे ज़्यादा इस बात पर बहस हो रही है कि नीतीश कुमार की काबीना में कोई मुस्लिम चेहरा क्यों नहीं है, जबकि बिहार में 17% मुस्लिम वोटरों की आबादी है और नुमाइंदगी करने वाला नीतीश कुमार के काबीना में कोई मुस्लिम वजीर नहीं है। अब सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर बहस हो रही है और जेडीयू के मुस्लिम लीडरों के पास में इसका क्या जवाब है, हम बात करेंगे मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब से। बलियावी साहब एमएलसी हैं जेडीयू के। अक़लियती तंजीमों ने ये सवाल उठाया है कि कोई वजारत में मुस्लिम चेहरा क्यों नहीं। जिन किसी भी अक़लियती तंजीमों ने ये सवाल उठाया है, उन अक़लियती तंजीम के सरबराहान से, ज़िम्मेदारान से मैं अब पूछ रहा हूं कि जो काम नीतीश कुमार के दौरे इक़्तिदार में तालीम का, समाज का, अमन के साथ, वो कौन सा सेक्टर है जिसमें नीतीश कुमार ने काम नहीं किया? मदारिस से लेकर के टीचर्स तक की बहाली, तालीमी मरकज़ तक की बहाली। तो बुनियादी तौर से जो काम नीतीश कुमार ने किया, इन तंजीमों के सरबराहान बजाय इसके कि खौफ और डर पैदा करने की इस कम्युनिटी में, अगर उन बुनियादी मसाइल के साथ उनके जो हुकूक दिए नीतीश कुमार ने, इस पर तबसरा किए होते तो बात शायद कुछ और बेहतर होती। मतलब क्या लगता है आपको, वजारत में जगह नहीं देना ये सीधा सीधा सवाल है और आप कह रहे हैं कि लोगों ने सोचा नहीं, गौर नहीं किया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों ने वोट नहीं किया या वोट के लिए अक़लियती तंजीमों ने अपील नहीं किया, इस वजह से नीतीश कुमार ने यह फैसला किया? अक़लियती तंजीमें जितनी, कौन क्या कर रहा था उसकी सबकी खबर है, कौन कैसे प्लान किया उसकी भी खबर है। लेकिन मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने जिस किसी भी तरह का
दुष्प्रचार किया, मैं उनसे अब पूछ रहा हूं, उन तंजीमों के जिम्मेदारान से, सरबराहान से, कि अब आप हमें बताइए कि जरा सा आरजेडी के लोगों से पूछने की हिम्मत जुटाएंगे